जय हिंद। चलिए देखते हैं कि क्लास 10 के क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर है क्वेश्चन कि 2x माइनस 3y प्लस 1 बराबर 0 और दूसरा समीकरण है 3x प्लस वाई प्लस 2 बराबर 0 के कितने हल होंगे। तो देखिए इस तरह का 3 क्वेश्चन पूछा जाता है। 3 में से कोई एक क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। तो इसका कितना हल होगा, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का कितना हल होगा, इसका पता करने के लिए इसका कुछ तरीका होता है। तो देखते हैं वो तरीका क्या है। पहला तो है a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। अगर इस तरह से तीनों बराबर होता है, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2, तो इस स्थिति में समीकरण युग्म का अपरिमित रूप से अनंत हल बोल सकते हैं, या तो अपरिमित रूप से अनेक हल होता है। तो अगर तीनों बराबर होगा तो इसका क्या हो जाएगा, अनंत हल। अगर देखते हैं कि ऐसा होता है a1 बटा a2 बराबर नहीं होता है b1 बटा b2 के, तो इस स्थिति में समीकरण का अद्वितीय हल होता है। अद्वितीय हल कहिए या एक हल। तो इस स्थिति में क्या हो जाएगा, इसका अद्वितीय हल, अद्वितीय हल, अद्वितीय हल या इसी को कहते हैं एक हल। उसके बाद इसका तीसरा रूप होता है a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर नहीं होता है c1 बटा c2 के। तो इस स्थिति में समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होता है। तो इसका क्या हो जाएगा, कोई हल नहीं होता है, कोई हल नहीं। तो अब देखते हैं कि यहाँ पर जो समीकरण युग्म दिया हुआ है, दो समीकरण युग्म दिया हुआ है, तो पता करते हैं कि इस समीकरण युग्म का कितने हल होंगे। कितने हल का मतलब कि या तो इसका अनंत हल हो सकता है, या तो अद्वितीय हल, या एक हल होगा, या तो इसका कोई हल नहीं होगा। तो इसके पता करने के लिए यहाँ पर देखते हैं कि समीकरण दिया हुआ है 2x माइनस 3y प्लस 1 बराबर 0। उसके बाद दूसरा समीकरण दिया हुआ है 3x प्लस y प्लस 2 बराबर में 0। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले इसका a1 a2, उसके बाद b1 b2, उसके बाद c1 c2 लिख लेते हैं। तो ऊपर वाला समीकरण में जितना भी दिया रहेगा वो सब का a1 होगा। a1 यानी यहाँ पर जो x से गुना में रहेगा वो a1 होगा। तो x से गुना में 2 है तो a1 हो जाएगा 2। उसके बाद लिखेंगे b1, y से जो गुना में रहेगा वो होगा b1। y से गुना में यहाँ पर चिन्ह के साथ लेते हैं, यहाँ -3 है तो b1 का मान हो जाएगा -3। उसके बाद c1 जो अंतिम में अचर पद रहेगा उसी को c1 कहते हैं। यहाँ पर अचर पद प्लस में 1 है तो यहाँ पर 1 लेंगे। उसके बाद निचला समीकरण जो दूसरा समीकरण दिया रहता है तो इससे निकलता है a2 b2 और c2। यहाँ पर a2 निकालेंगे तो x से गुना में 3 है तो a2 हो जाएगा 3। उसके बाद b2 यहाँ y है, y के आगे में कुछ तो गुना में रहता है 1, तो यानी b2 हो जाएगा 1। उसके बाद c2 यहाँ पर अचर पद 2 है प्लस में, तो यहाँ पर सीधा c2 हो जाएगा 2। अब इसका अनुपात निकालना कि इन तीनों अनुपात में कौन सा अनुपात इस समीकरण युग्म का आता है। तो पहला यहाँ पर लिखेंगे a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। अब सभी अनुपात, सभी को इस अनुपात में रखते हैं, सभी मान को क्या आता है। तो a1 का मान 2 है तो 2 लिखेंगे, a2 का मान 3 है तो यहाँ पर 3 लिखेंगे, बराबर b1 का मान -3 है, उसके बाद b2 का मान 1 है। तो यहीं पर देखते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं है, तो ये 2 बटा 3 है, बराबर में ये कितना हो जाएगा -3 बटा 1 है। ये दोनों बराबर नहीं है, इसीलिए इस समीकरण युग्म का अब यहाँ पर एक बार देख लेते हैं कि यहाँ पर जब दो अनुपात एक दूसरे के बराबर नहीं होता है, a1 बटा a2 बराबर नहीं होता है b1 बटा b2 के, तो इस स्थिति में समीकरण युग्म का अद्वितीय हल होता है, या अद्वितीय हल को ही एक हल कहते हैं। तो यहाँ पर a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 के, तो इस स्थिति में समीकरण युग्म का जो हल होगा वो अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय हल होगा।
या इसी को कह देते हैं एक हल होगा। अद्वितीय का मतलब एक होता है तो अद्वितीय हल होगा, यानी एक हल होगा। चलिए ये हिसाब यहाँ तक बन गया। अगर इसी तरह से दूसरा समीकरण युग्म भी दिया रहेगा तो इसी विधि से बना सकते हैं। जो भी बराबर निकलेगा, तो अगर तीनों बराबर निकल जाएगा तो उसका अनंत हल होगा। अगर a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 नहीं होगा तो उसका अद्वितीय हल होगा। अगर a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर नहीं होगा c1 बटा c2 के, तो इस स्थिति में कोई हल नहीं होगा। तो इस तरह से आप लोगों को सभी हिसाब को बनाना है, जो भी इस तरह का आएगा। जिसमें भी पूछा जाएगा कितने हल होंगे, तो इस विधि से बनाना है।